Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens, and we are talking about विन सीरीज. ठीक है, तो आज विन सीरीज में दोस्तों एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं. educatedsapiens.in लाइव हो चुका है आप लोगों की दुआ से, है ना. और यहाँ पे दो कोर्सेज मैंने आप लोगों के लिए फ्री रखे हैं. पहली चीज जो कोर्स है, पहला एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. दूसरा जो विन सीरीज हम चला रहे हैं, इसके टेस्ट जो है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. आई फील कि आप सभी को जा करके यहाँ टेस्ट देना चाहिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाए. ठीक है, ठीक है ना. इसके अलावा सीसैट दोस्तों हिंदी में मैंने चालू किया है, परफेक्ट हिंदी में. ठीक है, ध्यान रखना है ये करीब करीब आपका 2000 कोर्स पड़ेगा. ठीक है, सो प्लीज गो अहेड एंड एस्टे टेस्ट सीरीज आपका 499 रुपीज का है. ठीक है, 499 रुपीज का आपका एस्टे टेस्ट सीरीज है. तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको. चलिए शुरू करते हैं अपना एग्रीकल्चर का सीरीज. और मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस दोस्तों डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. जो सडनली आप कहो मानोगे नहीं, मतलब सिविल सर्विसेज को याद आ गया भैया कि उसमें फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स होता है शायद, है ना. तो इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर जो अनटैप्ड टॉपिक्स थे, है ना, अनटैप्ड टॉपिक्स थे, वहां से सवाल आ रहे हैं आज की डेट में. ठीक है, ये अनसर्टेनिटी बढ़ाते हैं, बट अगर हम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहें तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऐसा कोई हमारे साथ दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो याद होगा आपको, तो हर एक क्लास में हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. तो इसके पहले क्या क्या हो चुका है, एक बार टोबैको हो चुका है. ठीक है, एक बार ओपीएम हो चुका है. आज हम दो क्रॉप करने वाले हैं, शुगर केन एंड जूट. ठीक है, तो जूट के प्रोडक्शन के लिए आपको भी पता है वेस्ट बंगाल काफी फेमस है. शुगर केन के लिए महाराष्ट्र एंड यूपी बहुत फेमस है. ठीक है, तो शुगर केन के लिए ध्यान रखिएगा, दो रेजिम होती है इंडिया में. एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, तो इसके लिए जो भी मतलब रेलेवेंट क्रॉप्स हैं जो जिस पे एमएसपी मिलती है, ठीक है, दैट हैज बीन पोस्टेड बाय मी ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट किया जा चुका है मेरी टीम के द्वारा, एंड नॉट एक्चुअली मी बट माय बिग टीम, एंड आई हैव चेक्ड इट आउट, इट्स रियली गुड, है ना. पूरा क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है. अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लेट मी शो यू दिस थिंग, है ना. थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बट दैट इज देयर, है ना. तो वो है, बिल्कुल है ग्रुप में, मुझे ध्यान है अच्छे से, है ना. आई विल चेक इट आउट अगेन बिकॉज अभी मुझे मिल नहीं पा रहा है शायद. नहीं है, मिल गया, देखिए, है ना. तो ये मेरे ग्रुप ने पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग वरी करने की जरूरत नहीं है. बेशक जाइए और वहां पे अपना एक बार रिव्यू कर लीजिए. तो आप देखेंगे यहाँ पे 14 आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं. कितनी? 14 खरीफ क्रॉप्स हैं. ठीक है, 7 राबी क्रॉप्स हैं, है ना, राबी क्रॉप्स हैं, एंड 4 कैलेंडर ईयर मतलब ईयरली क्रॉप्स हैं. ठीक है, 4 ईयरली क्रॉप्स हैं. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एक बार पास्ट में इस पे सवाल आ चुका है. ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, सॉल्व करने की, कि भाई देखो कॉमर्शियल क्रॉप्स जितने भी होते हैं वहां पे आपको एमएसपी नहीं मिलेगा. कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफी पे आपको नहीं मिलेगा, टी पे आपको नहीं मिलेगा. तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बनाना पे नहीं मिलेगा. ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, कॉमर्शियल क्रॉप्स पे आपका एमएसपी डिक्लेयर नहीं होता है. प्लीज इस बात का ध्यान रखना, एमएसपी डिक्लेयर नहीं होता है. ठीक है, अब जो ये टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा, 23 होगा, है ना. टोटल जोड़ोगे तो एक मिनट 20 नहीं 25 होगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, है ना. तो ध्यान रखना इसमें 24 क्रॉप्स पे तो एमएसपी डिक्लेयर होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर होता है. बट अगर आप शुगर केन के बाजू में देखोगे, अगर वहां पे देखोगे तो शुगर केन के बाजू में आपको लिखा हुआ मिलेगा FRP. ठीक है, तो ध्यान रखना शुगर केन के लिए हम एमएसपी डिक्लेयर नहीं करते, सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट पे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस डिक्लेयर करते हैं. क्या करते हैं? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. और गवर्नमेंट को क्यों स्टेप इन करना पड़ा? एनी आइडिया, कोई भी आइडिया हो? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि शुगर केन के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि शुगर मिल्स जो थी दे वर नॉट एबल टू पे बैक द शुगर फार्मर्स, है ना. शुगर मिल्स जो है ये टाइमली पे नहीं कर रही थी शुगर फार्मर्स को, इसीलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एफआरपी डिक्लेयर करना पड़ा. ठीक है, ध्यान रखिए, एफआरपी डिक्लेयर करना पड़ा. और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, कमीशन CACP ये रिकमेंड करता है. क्या करता है? एफआरपी, ये जो है सारी जगह पे एफआरपी हो चाहे एमएसपी हो, ये रिकमेंड करते हैं. एंड CCEA, है ना, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको एक्सेप्ट एंड डिक्लेयर करता है. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट एंड डिक्लेयर. ठीक है, तो प्लीज इस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं. प्लीज ये ध्यान रखना, ये न्यूएंसेस एंड छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे सवाल पूछे जाते हैं. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज हाइक्ड FRP of sugarcane for sugar season 2023
बाई 15 रुपीज पर क्विंटल। ध्यान रखना 15 पैसे पर केजी पीछे बढ़ाया गया है, 15 रुपए 100 किलो के पीछे, क्विंटल के पीछे बढ़ाया गया है, किसके द्वारा? CCEA के द्वारा, FRP ऑफ शुगर केन को। ठीक है, ध्यान रखिए रिकवरी रेट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन होता है शुगर केन में। कभी भी जब शुगर केन की क्वालिटी डिफाइन की जाती है तो भैया देखो कितना शुगर उससे निकल के आ सकता है किसी भी शुगर केन में। ठीक है, कितना शुगर केन से शुगर निकाला जा सकता है। तो इसीलिए अब कोशिश ये भी की जा रही है कि भैया शुगर केन को केवल शुगर फार्मर्स को ना बेचा जाए, मतलब शुगर मिल्स को ना बेचा जाए, रेदर, है ना, रेदर शुगर केन का जो मोलेस है ना, इसके जो मोलेस है इसको डाइवर्ट किया जाए किसकी तरफ? इथेनॉल ब्रूइंग की तरफ, इथेनॉल ब्रूइंग की तरफ, है ना। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये भी एक कोशिश की जा रही है कि भैया देखो इथेनॉल ब्रूइंग कर ली जाए। इससे क्या होगा कि इथेनॉल के दाम बढ़िया हैं, प्लस बायो इथेनॉल जो है आप ब्लेंडिंग कर सकते हो E20 में। E20 मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, E100 मतलब आपका 100% प्योर बायो इथेनॉल पे ही चल रहा है गाड़ी, है ना। तो ध्यान रखना ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालेगा एनवायरनमेंट पे और एक डाइवर्सिफाई करेगा शुगर केन फार्मर्स की इनकम को। ठीक है, क्योंकि शुगर जो है अपने आप में काफी लो कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑलरेडी हम पे सवाल उठते रहे कि आप हाईली सब्सिडाइज कर रहे हो FRP MSP के थ्रू, है ना, मार्केट डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेचर की बात करूं तो ध्यान रखना शुगर केन जो है ये 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में उगता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। कहाँ पे? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ध्यान रखना ये कंडीशंस पूछी जा सकती हैं। सवाल कैसा आएगा? आइडेंटिफाई द क्रॉप, इट रिक्वायर्स 27 to 27 डिग्री सेल्सियस इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a rainfall of around 75 to 100 centimeter. The best soils to grow this, the best soil to grow this crop are sandy loam to clay loam, which is well drained, है ना। The maximum production happens in Maharashtra. बस सिंपल सा, इतने पे रुक जाएंगे वो। तो ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है दैट इज महाराष्ट्र फॉलोड बाय यूपी एंड फॉलोड बाय कर्नाटक। ठीक है, बेसिकली इसमें बहुत सारा मैनुअल लेबर लगता है दोस्तों, फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, और इसी में शुगर केन में अगर आप देखोगे तो अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी भी आई थी जिसको हम क्या करते हैं, बेसिकली उसकी जो आंख होती है ना, जैसे आप देखोगे तो शुगर केन जब भी बनता है तो अगर आप नोटिस करोगे तो गांठें होती हैं उसमें जगह जगह पे, है ना, कुछ कुछ दूरी पे ऐसे गांठें होती हैं, है ना। तो केवल और केवल हम कोशिश कर रहे थे उसकी जो गांठ है इसको लगाया जाए, और इस पे भी एक सवाल आया था, यूपीएससी में एक सवाल आया था। चलिए मैं आज ग्रुप में ये वाला सवाल पोस्ट करूंगा। ठीक है, मैं ढूंढ करके ये वाला सवाल ग्रुप में पोस्ट करूंगा, प्लीज मेक श्योर टू आंसर। ठीक है, तो ग्रुप कौन सा है? ग्रुप है मेरा टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC-with-TP। ठीक है, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखिए, इसके अलावा जो वीकली टेस्ट सीरीज का करंट अफेयर होगा उसमें भी वो क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज मेक श्योर अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ शुगर केन, हाउ आर प्राइसेस ऑफ शुगर केन डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन किया जाता है? देखो FRP जो है ना, ये रंग राजन कमेटी रिपोर्ट पे बेस्ड है जो कि शुगर केन इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइजेशन पे बनी थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है FRP, रिकमेंड कौन करता है? CACP, मैंने पहले ही बता दिया, सेंट्रल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अनाउंस कौन करता है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CCA के हेड कौन होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर के हेड होते हैं। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, स्टेट एडवाइज प्राइस, अब देखो FRP तो डिक्लेयर होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी जाए तो स्टेट जा करके अपना डिक्लेयर कर सकती है सैप। सैप क्या होता है? स्टेट खुद से डिक्लेयर करती है कि भाई देखो फार्मर्स जो है FRP इज नॉट सफिशिएंट, तो उनको सैप मिलना चाहिए। हमारे जो राज्य है उसमें FRP इज नॉट सफिशिएंट, तो हमें सैप मिलना चाहिए। ठीक है, तो सैप इज जनरली हायर देन FRP। ठीक है, अब शुगर केन सेक्टर इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इंडिया में इंडिया जो है शुगर केन का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया सरपास ब्राजील इन शुगर केन प्रोडक्शन इन करंट शुगर सीजन 2021 to 22। दोस्तों ध्यान रखना ये भी अपने आप में टॉपिक इंपॉर्टेंट बना देता है इस मतलब टॉपिक को। क्यों? क्योंकि अभी तक ब्राजील वाज लीडिंग एंड इंडिया वाज एट द सेकंड और थर्ड नंबर। ठीक है, तो इंडिया जो था पीछे था। ठीक है, अब ये सिचुएशन उल्टी हो गई है, ब्राजील अब पीछे हो गया है और इंडिया आगे हो गया है, और स्टिल अभी तक इस पे सवाल नहीं आया है। प्लीज ध्यान रखिए इस पे सवाल नहीं आएगा, देयर इज हाई चांस कि इस तरह सवाल रिपीट किया जा सके। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना कि प्रोडक्शन के मामले में इंडिया भी आगे आया है। किसके मामले में? प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है,
एक्सपोर्ट के मामले में ब्राजील आज भी आगे है। प्लीज ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट के मामले में ब्राजील आज भी आगे है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स शुगर इंडस्ट्री हैज बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, काफी हद तक उसमें सस्टेनेबल हो गई है। रेवेन्यू जनरेटेड बाय शुगर मिल्स फ्रॉम सेल ऑफ इथेनॉल टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। क्यों सस्टेनेबल हुई है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि हम जो है हम कोशिश कर, अच्छा यहाँ पे हाँ यस मैंने बताया रखा है आपको कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो शुगर के जो दाम है, ब्राजील चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो इंटरनेशनल मार्केट में गिरे हुए हैं, है ना। तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर इथेनॉल ब्रीविंग, ठीक है। व्हाई इज गवर्नमेंट इंकरेजिंग शुगर प्रोडक्शन? शुगर प्रोडक्शन गवर्नमेंट क्यों इंकरेज करना चाहती है? पहली चीज, इंपोर्ट बिल कम होगा क्रूड ऑयल पे, ठीक है। एक्चुअली शुगर प्रोडक्शन की बजाय हम कहना चाहिए इथेनॉल प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाना चाह रही है? क्योंकि इससे सबसे पहली चीज होगी क्रूड ऑयल का बिल कम होगा। दूसरी चीज ध्यान रखिए, 10% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल विद पेट्रोल बाय 2022 एंड 20% बाय 2025। तो ध्यान रखिए E20 कब तक अचीव करना है? E20 हमें अचीव करना है 2025 तक। E10 इसी साल अचीव हो जाना चाहिए। लेट्स सी कितना अचीव होता है, वैसे धीरे धीरे हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है, 10% तो हो चुका है ना। तो ध्यान रखिए, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है उससे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि अक्सर जो इनसाइड ऑफ जो हमारा टैंक है वो कोरोड करने लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना। इनसाइड ऑफ टैंक अगर आप देखेंगे तो कभी कभी कोरोड करता है। जो रिसेंट गाड़ियां बन के आ रही हैं उनमें कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी गाड़ी देखोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब देखो चैलेंजेस एसोसिएटेड विद शुगर इंडस्ट्री क्या क्या है। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच है, ठीक है। चैलेंज एसोसिएटेड की अगर मैं बात करता हूँ शुगर इंडस्ट्री के साथ तो ध्यान रखना डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन कंट्रोलिंग शुगर प्राइसेस थ्रू एक्सपोर्ट ड्यूटी, imposition of stock limit on sugar mills etc, ठीक है। हाई इनपुट एंड लो आउटपुट कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा। शुगर इंडस्ट्री के साथ सबसे पहले जैसे मैंने बताया डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, ठीक है। इसके अलावा हाई इनपुट एंड लो आउटपुट कॉस्ट है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो बाहर निकल के आता है शुगर उसका जो प्राइस है वो गिर चुका है, लेकिन बैक साइड पे एफआरपी बढ़ा ही है इवेंचुअली। तो इसके कारण क्या हुआ है कि जो आपका शुगर इंडस्ट्रीज टाइम पे गवर्नमेंट से फंड चाहिए होता है, बेल आउट चाहिए होता है, सब्सिडीज चाहिए होती है, और इस कारण से फिर से कोई भी नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आ ही नहीं पा रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि लॉस मेकिंग इंडस्ट्री अपने आप में सबको पता है यार कि कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं है, तो व्हाई टू एंटर दिस मार्केट, ठीक है, अंटिल अनलेस कोई डिसरप्शन कर पाए, है ना। फिर आती है सब्सिडीज की बात। तो इंडिया ने WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर अलाउ किया है सब्सिडीज को अंटिल दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 में ये सब्सिडी भी हट जाएगी, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दिक्कत वाली चीज है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्या है कि शुगर इंडस्ट्री के साथ ये चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अब देखो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था दोस्तों। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इज इट ए गुड न्यूज, इज इट ए बैड न्यूज, किस तरह की न्यूज है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली फीमेल्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं, फीमेल्स ही काम कर रही हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेल हैं मोस्ट ऑफ देम आर प्रेफरिंग टू गो आउट, है ना, गो आउट टू अर्बन सेंटर्स, है ना। गांव में पीछे रह जाती हैं उनकी फीमेल्स, जो उनकी वाइफ्स होती हैं, जो भी कह लो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो लोग रह जाती हैं और वो फिर फील्ड पे काम करती हैं, ठीक है। तो जो मेल्स ऐसा देखने को मिला है कि अर्बन सेंटर्स की तरफ चले जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर जो है ये काफी अनसर्टेन यील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? काफी अनसर्टेन यील्ड प्रोड्यूस करता है। हालांकि हमेशा ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो कोरोना लॉकडाउन के तहत अंदर प्राइमरी सेक्टर वाज द वन जो कि 3% गेन शो कर रहा था, 3% इंक्रीज के आजू बाजू शो कर रहा था, जबकि बाकी सारी जगह पे हमने डाउनफॉल देखा था, संप देखा था, ठीक है। तो ध्यान रखना फीमेल जो है अक्सर देखा गया है नॉन प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव वर्क में, अनप्रोडक्टिव इन द सेंस ऐसा नहीं कहना चाहिए अनप्रोडक्टिव है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आई एम रियली सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड्स, बट हाँ अंडरपेड या अनपेड वर्क्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है फैमिली के थ्रू इन अनपेड और अंडरपेड वर्क्स। तो यही चीज देखने को मिलती है प्राइमरी सेक्टर में भी, जहां पे अंडरपेड लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और फिर फीमेल्स वहां पे जाती हैं काम करने, ठीक है। ओके, एज पर सेंसस 2011 approximately 33% of the rural male migrate in the search of employment and better economic opportunities. This has led to participation of women in agriculture and allied activities becoming more significant. I hope it crystal clear है डेटा। सेम चीज जो मैंने कहा कि रूरल मेल होते हैं, दे वांट टू अर्न मोर, सो करीब 1/3 ऑफ देम, मतलब 1/3 उनमें से उठ करके अर्बन सेंटर की तरफ चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की सर्च में, ठीक है।
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या कॉजेज हैं? पहली चीज जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने पहले ही बताया कि विमेन को ज्यादातर इरेगुलर वर्क में इन्वॉल्व रखा जाता है और विमेन ज्यादा विलिंग भी होती हैं इस चीज के लिए, है ना। तो ऑब्वियसली बात है जेंडर डिवीजन किया हुआ है और यहाँ पे लो पेड रेगुलर वर्क है तो यहाँ पे विमेन को लगा दिया जाता है। इसके अलावा सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन जो है ये मेल्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर आप नहीं यकीन मानेंगे तो दोस्तों आप कभी एसएचजीज के साथ काम करने की कोशिश कीजिए, एसएचजीज के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सेवा मॉडल देखेंगे, एट IIM अहमदाबाद आई वाज इन ए क्लास ऑफ पब्लिक पॉलिसी, है ना, एंड मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। वहां पे सेवा के फाउंडर्स आए थे, दे गैव ए वेरी ब्यूटीफुल स्पीच एंड दे टोल्ड इट टुक अस एटलीस्ट 10 years टू बी एबल टू मोबिलाइज वुमेन। और आप सोच रहे हो 6 महीने में कर लोगे, कैसे कर पाओगे, है ना? क्योंकि जब एक वुमेन घर से बाहर निकलना चाहती है तो देयर आर सो मेनी बैरियर्स टू इट, इतने सारे बैरियर्स हैं कि मत पूछिए। पहली चीज, सारा डोमेस्टिक वर्क उनकी जिम्मेदारी होती है, सारा का सारा डोमेस्टिक वर्क उनकी जिम्मेदारी होती है, राइट। और ये रूरल ही नहीं, अर्बन मेंटालिटी में भी है कहीं ना कहीं, है ना। सारा जो डोमेस्टिक वर्क है उनकी जिम्मेदारी, तो वो करने के बाद ही फिर बाहर है। उसमें भी बाहर जाने पे कि आप ऐसे नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते, अरे पर्दा करोगे, ये करोगे, तो फिर भाई कैसे हो जाएगी, है ना। गाड़ी है तो गाड़ी अपना मेल रख लेगा, है ना, और फीमेल बेचारी पैदल जाए, बस से जाए, धक्के खाते हुए जाए, मेल उसको भी छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। तो बहुत ही कम प्रोग्रेसिव मेल मिलते हैं और उनके साथ काम स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे जब लोगों को पैसा दिखने लगता है तब जाके दे स्टार्ट पुशिंग आउट देयर वुमेन कि हाँ भाई तुम भी जाओ, तुम भी कमा के आओ, वो देखो अच्छा कमा के ला रही है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें एक ब्रूटल फैक्ट है, ब्रूटल फैक्ट है कि सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन जो होता है मोस्टली मेल्स के लिए रिजर्व किया जाता है, ठीक है। पोवर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, वुमेन ऑफन वर्क एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स और डोमेस्टिक लेबरर्स इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट द फैमिलीज इनकम, ठीक है। फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए अक्सर देखा गया है कि जो विमेन है एग्रीकल्चर लेबर्स और डोमेस्टिक लेबर की तरह काम करती हैं। गरीबी एक बहुत मेजर कारण है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, क्योंकि विमेन बाहर निकल नहीं पा रही, उनको भी काम करने की जरूरत है ही है। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, LFPR रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे की एक्चुअली, है ना, LFPR तो है ही है, इकोनॉमिक सर्वे ने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट जो है उसके बेसिस पे बहुत क्लियरली हाईलाइट किया था, इट वाज सीन दैट कि वेल ऑफ फैमिली में फीमेल्स टेंड टू वर्क लेस, मतलब वर्क लेस मतलब आउटसाइड काम करना बंद कर देती है ना, टेंड टू बिकम हाउसवाइफ। ये फीमेल ही चूज कर रही है कहीं ना कहीं, है ना, क्यों? शायद सोशल स्टिग्मा है कि भाई हाउस मतलब घर से बाहर फीमेल निकलेगी, काम करेगी तो दिक्कत है ना। तो ध्यान रखना कि वेल ऑफ फैमिलीज में ये चीज देखने को मिला था और ये एक तरह से ऐसा बना दिया गया है कि पुअर है इसीलिए काम कर रहा है, पुअर है इसीलिए काम कर रही है। नहीं भाई, उसकी भी सोशल आइडेंटिटी है, अपनी खुद की आइडेंटिटी है, वो अपने एक्सप्लोर करना चाहती है, क्या बुरी बात। तो एक्चुअली सोसाइटी इस तरह से काम कर रही है और शायद ये भी एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है माइंडसेट पे, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो इंपैक्ट ऑन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूं, पहली चीज वर्क ओवरलोड काफी ज्यादा है, सोशियो कल्चरल आइसोलेशन है। अरे क्या करते हैं तो खेती है, मजदूर तो है ना। तो ध्यान रखिए, women who take up traditional male role are often frowned on in community because they have transgressed socio-cultural norms। तो जो फीमेल आगे आकर के जो मेल डोमिनेटेड रोल्स हैं वो लेती हैं, तो अक्सर देखा गया है सोशियो कल्चर उनको अक्सर फ्यूमिंग की जाती है, फ्राउंड अपॉन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज कहा जाता है कि भाई देखो इनके पास चाइल्ड रेजिंग के लिए टाइम नहीं रहता, क्यों? क्योंकि ओवर टाइम वर्क कर रही है ना। अगर आपको पता हो तो फिर मेंटल हेल्थ इश्यू भी उनके साथ बहुत ज्यादा रहता है, हैरासमेंट होता है, ठीक है, मेंटल फिजिकल हर तरह का हैरासमेंट भी ऐसा रिपोर्ट किया जाता है ना। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, एंड इट इज अ वेरी ट्रू रियलिटी, ठीक है। नो रिकॉग्निशन और ओनरशिप, ठीक है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 2015-16 में, 73.2% ऑफ रूरल वुमेन एंगेज इन फार्मिंग बट ओनली 12.8% ओन द लैंड। मात्र 12% जमीन ओन करती थी, जबकि 73.2% वुमेन जो है वो फार्मिंग में एंगेज थी, ठीक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन नेचुरल फार्मिंग, एक केस स्टडी के तौर पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो आंध्र प्रदेश में कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्म चल रहा है। क्या चल रहा है? कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। देखो किसी भी टर्म को देखो तो ब्रेक डाउन करो, अपने आप सारी चीज समझ में आएगी। नेचुरल फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक तरीके से वो उगा रही होंगी, ठीक है। कम्युनिटी मैनेज मतलब
ऑब्वियस सी बात है, ये कम्युनिटी पूरी मैनेज कर रही है, ग्रुप पूरा ऑफ पीपल मैनेज कर रहा है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है तो ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, वुमेन एंगेज्ड वुमेन इन सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है, कलेक्टिव एक्शन। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वुमेन को सोशल मोबिलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन, कम्युनिटी लर्निंग, ये ध्यान रखना, बड़े बड़े शब्द बता रहा हूँ, इनको यूज करना है, फेंकना है मेंस एग्जाम में, ठीक है, एंड कम्युनिटी मार्केटिंग, ठीक है कुछ भी नहीं देखो तो, बट फ्लावरी लैंग्वेज के लिए यही से सीखा जाता है, इसीलिए टीचर पढ़ाते हैं। अदरवाइज सोचने को तो आप ये खुद भी सोच सकते हो भाई कि दे विल कम टुगेदर, दे विल द गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मोबिलाइज वुमेन, नहीं, राइट, इट हैज सोशल मोबिलाइजेशन, द प्रोग्राम सोशल मोबिलाइजेशन, collective action, community learning, community marketing by utilizing SHGs. SHGs ऑलरेडी women का ग्रुप है, women owned, women led ग्रुप है ना, तो उनको बस आपको मार्केटिंग सिखा देनी है, लर्निंग करवाना है, कलेक्टिव एक्शन करवाना है। अगर मैं बताऊं आपको तो अभी SHGs और फीमेल्स को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, देखो SHGs के साथ काम करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है, दीदी दीदी तो लोग करते रहते हैं, है ना, बट प्रॉब्लम ये आती है कि दीदी को एम्पावर करने के लिए सही जगह पे टैप नहीं किया जाता है ना। तो कुछ जगह पे सक्सेसफुल हुआ है ये मॉडल, वहां की अगर मैं बात करूं तो उस केस में अगर आप देखोगे तो वहां पे पहले फीमेल्स को सेंसिटाइज किया गया कि जेंडर रोल कैसे उनकी लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हैं, जेंडर रोल उनकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, एंड देन दे स्टार्टेड कमिंग आउट। उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर आना चालू करें, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि धीरे धीरे बदलाव आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक करना है, सिस्टमेटिक एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। तो आपको फीमेल्स में एक सेंस ऑफ ओनरशिप जगाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा बिजनेस है, आई टू कैन डू समथिंग, है ना। जो बचपन से पाल दिया जाता है कि अरे घर का काम करो तो सब कुछ हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू, है ना। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो एक केस भी आया है, दैट इज रियली मतलब हार्ट रेंचिंग केस, आई विल से दैट, मनदीप कौर जी का केस है ना। शी वाज एन यूएस, मतलब गई थी अपने हस्बैंड के साथ शादी करके और 8 साल का टॉर्चर झेलने के बाद शी डिड सुसाइड। तो दैट इज रियली वेरी बैड प्रेसिडेंस ऑफ इंडियंस। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक मतलब आर्टिकल भी था कि हर 8 घंटे में, हर 8 आवर्स में एनआरआईज वुमेन का कॉल आता है कि प्लीज हमें रेस्क्यू कर लो, हमारे हस्बैंड से रेस्क्यू कर लो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। The movement has also helped women improve their household nutrition and incomes and empower them to create the agency in the village। तो ध्यान रखिएगा, जब women अपने मतलब थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगी, थोड़ा समझ पाएंगी, तो हर चीज प्रॉपर तरीके से इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए तो जूट की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ जूट क्रॉप has fallen by over 13%, 13% से गिर गया in the past decade. Also over the years, average year under jute cultivation has declined, ठीक है। जूट के अंदर जो एवरेज कल्टीवेशन का एरिया था वो डिक्लाइन कर रहा है, 13% जूट का कल्टीवेशन फॉल कर चुका है। अब इस रीजन क्या है इसके पीछे डिक्लाइन के, तो ध्यान रखिएगा, मार्केट नहीं मिल पा रहा है। जूट किस काम आता है, मोस्टली गनी बैग्स बनाने का काम आता है। किसके काम आता है, गनी बैग्स। और आज की डेट में ऑलरेडी प्लास्टिक बैग्स हमारे पास हैं ही, है ना। तो व्हाई टू यूज दिस गनी बैग्स, दिस गनी बैग्स आर ऑफ नो यूज फॉर अस, है ना। ये महंगे पड़ते हैं उल्टा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट की कमी है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन जूट मिल्स। तो ये सारी चीजें रीजंस हैं जो कम होते चला जा रहा है धीरे धीरे। जूट क्रॉप रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट, ध्यान रखना ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, 24 to 38 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना इसमें मिनिमम रेनफॉल 1000 मिलीमीटर चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, टू मच रेन, एक्सेसिव रेन चाहिए। और इसीलिए वेस्ट बंगाल एरिया में जो होता है जहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना 24 से 38 मतलब हॉट टेम्परेचर चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 1000 mm से ज्यादा रेन चाहिए, ठीक है। और इंडिया जो है दुनिया का सबसे मतलब बड़ा रॉ जूट का प्रोड्यूसर है, इंडिया रॉ जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जूट इज प्राइमरीली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। India's share is just 7% of the global jute export. बांग्लादेश 75% जूट एक्सपोर्ट करता है। कैन यू थिंक ऑफ दैट, बांग्लादेश 75% जूट अपना एक्सपोर्ट करता है दुनिया का, और इंडिया मात्र 7%, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हम उसको टैप नहीं कर पा रहे, हम सही जगह पे पिंच नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। स्टेप टेकन फॉर जूट इंडस्ट्री, मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल, ठीक है। तो जूट मटेरियल में मैंडेटरी है पैकेज करना,
At present, 100% of the food grains and minimum of 20% of sugar are to be compulsorily packed in jute sacking. ठीक है, तो ध्यान रखना जूट सैकिंग में हमें कंपल्सरीली पैक करके रखना है. ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन हमें लेकर के आना है. जूट मार्क इंडिया लोगो फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट्स. ध्यान रखिएगा, जूट मार्क इंडिया लोगो भी बनाया गया है, हमने बनाया गया है हमारे द्वारा जूट प्रोडक्शन के लिए. इसके अलावा जूट आई केयर इज फॉर यूजिंग सर्टिफाइड सीड्स अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक. तो जूट आई केयर की मदद से हम साइंटिफिक सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स, साइंटिफिक टेक्निक्स, इन सबको प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन हम ऑलरेडी ला रहे हैं, जूट मार्क इंडिया लोगो बना चुके हैं हम लोग. इसके अलावा जूट मटेरियल में मैंडेटरी कर रखा है कि पैकिंग होना चाहिए 100% ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मिनिमम 20% शुगर जो होना चाहिए जूट पैकिंग में ही पैक होनी चाहिए. और बांग्लादेश ने क्यों इतना राइज दिखाया है? कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्रिवन बाई लोअर वेजेस. ध्यान रखिएगा, वहां पे वेजेस बहुत कम है, एग्रीकल्चरल वेजेस, है ना. इसके अलावा पावर टैरिफ काफी फेवरेबल है ना, और कैश सब्सिडी मिलती है. साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड जूट एक्सपोर्ट मार्केट भी है. तो दोस्तों इसीलिए बांग्लादेश सक्सेसफुल हो रहा है. हमें अपने पड़ोसी मुल्क से ही सीखने की जरूरत है, नो डाउट, है ना. हालांकि अभी रिसेंटली बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है वो भी क्रम्बल कर सकती है, ऐसा अंदेशा लग रहा है. ठीक है, और उसको लेकर काफी सारे लोग मतलब काफी कुछ कह रहे हैं, बट ठीक है, एट द एंड बांग्लादेश 75% एक्सपोर्ट कर रहा है. इट इज गुड, बेटर देन अस, है ना. हम सीख सकते हैं वहां पे. Yes, my dear friends, with that I end this session. I hope you have learned something new and something fascinating. Have a great day ahead and take great care. Thank you, and do like us, share us and subscribe to our channel. Bye bye.